नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं, सभी इसमें समाहित करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हम इसमें कि राज्य के निर्देशक तत्व, इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें तीन प्रकार के प्रश्न पहले ही लाइन में बनते हैं। तीन प्रकार के प्रश्न हैं आपके फर्स्ट लाइन में ही कि किस भाग में दिया गया, भाग 4 में, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक दो प्रश्न बनते हैं। और किस देश के संविधान से इसे लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। तो पहली लाइन में तीन महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। तो अगर पूछा जाए डीपी, एएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमारे संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में और कहाँ के संविधान से लिया गया, किस देश संविधान से लिया गया, तो आपके तीनों प्रश्न में क्लियर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है इसमें कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य कि कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर। लोक मतलब जनहित में जो संभव हो पाए, राज्य बाध्य न हो लेकिन जो अधिक से अधिक संभव हो पाए वो जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात भी इसमें की गई है, ये उसका उद्देश्य होगा। यहाँ से 5 प्रश्न आपके बनते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं संक्षिप्त में इसमें 36 से 51 में कौन कौन से बातें कही गई हैं। सबसे पहले कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य कैसा होगा। और एक बात जानिए इसमें कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आप ये समझिए, राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार। यहाँ राज्य की परिभाषा से है कि भारतवर्ष के संपूर्ण जितने भी राज्य होंगे इंक्लूडिंग यूटी, सभी के बारे में जो बातें हैं पूरी तरह से, राज्य का मतलब यहाँ व्यापक है। 37 में है कि ये जो व्यवस्था है ये न्यायालय द्वारा इस पर बाध्यकारी नियम नहीं बनाए जा सकते। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर राज्य जो है कोई सुविधा देना चाहता है, मान लीजिए आज ही कोई नियम बनाए कि सभी को 500-500 रुपया दिया जाएगा, या आप देखिए जैसे कई योजनाएं चलती होती हैं जन कार्य के लिए, राशन की योजनाएं चल रही होती, तो सरकार उसके लिए बाध्य नहीं होती। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसकी व्यवस्था पर निर्भर करता है, उसकी आर्थिक आज़ादी कितना है, कितने धन व्यय कर सकती है, उस पर निर्भर करता है। बात करते हैं तो मतलब न्यायालय इसके लिए आप नहीं जा सकते। जहाँ जैसे इसके पहले आप मूल अधिकार देखते हैं उसमें आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इस अनुच्छेद के किसी भी भाग को आप लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। 38 है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब इसमें राज्य ये प्रयास करेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा। 39 में है राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा, जैसे पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा सब। 39 में है ए में निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो पैसा उसके पास नहीं है, कोर्ट में है, तो राज्य प्रयास करेगा उसे कानूनी सहायता दिया जाए जिसमें उसे निःशुल्क पैसा न देना पड़े। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये बातें हैं। 42 में आपको न्याय संगत मानोचित सहायता, मैटर्निटी लीव वगैरह इसी के अंतर्गत आता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, अनुच्छेद 43A श्रमिक की भागीदारी, 43B सहकारी समिति, सब प्रश्न इसके इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, 45 6 वर्ष की आयु तक देखभाल, अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, 47 में पोषाहार को बढ़ावा देना है, 48 में कृषि पशुपालन, 48A पर्यावरण एवं वन संरक्षण अधिनियम, 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया गया है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करी। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं इस अनुच्छेदों को। इसमें पहला अनुच्छेद है 36 में है राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई, इसके अंतर्गत आप ये मान के चलिए संपूर्ण राज्य क्षेत्र शामिल है, पूरा भारत।
अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है, इस पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य इसको उपलब्ध कराता है तो आप ले सकते हैं, अगर राज्य की व्यवस्था है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। 38 में ये कहा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। इसीलिए के.टी. शाह ने कहा था कि ये जो राज्य के सतत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब अगर हम राज्य को बैंक मान लें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसे का भुगतान करेगी, अगर वो सक्षम होगी तो भुगतान करेगी, नहीं तो नहीं, वाद योग्य नहीं है। जिसे हमने पहले कहा कि ये जो है वाद योग्य नहीं, इसका मतलब आप इसके लिए न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते, न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, इसके बाद 39 में है राज्य विशेष रूप से कुछ नीतियां बनाएगा और जो कि जन कल्याणकारी नीतियां होंगी। 39 में ये है कि समान न्याय, 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है कि मतलब सभी को समान न्याय मिले और उनकी विधिक सहायता निःशुल्क हो, लेकिन राज्य की इच्छा पर ये भी निर्भर करता है। 40 में ग्राम पंचायतों गठन की बात की गई है। प्रावधान 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में कंडीशनल है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे मानिए वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, इसमें राज्य आवश्यकता अनुसार वृद्धि कर सकती है, रोक सकती है या समय अनुकूल इसे चला सकती है। ये सब व्यवस्थाएं, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा गांव में किसी व्यक्ति को, शहर में किसी व्यक्ति को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिल रही है, विकलांगता पेंशन मिल रही है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य दे रहा है, इसे रोका भी जा सकता है और रोकने के बाद आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 42 की बात है न्याय संकट और मानोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब काम करने के अनुकूल, जैसे किस जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए दशाएं मानोचित, उस जगह पर आपके अनुकूल व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, इसका ध्यान दिया जाता है। प्रसूति सहायता का भी जिक्र किया गया है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कठोर शारीरिक श्रम न करवाना। प्रसूति सहायता अगर कोई संगठन है या गवर्नमेंट फील्ड के किसी व्यक्ति को, तो प्रसूति सहायता मैटरनिटी लीव की व्यवस्था भी इसमें की गई है। 43 की बात है, इसमें निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया है। 43A में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने राज्य कदम उठाएगा। इसी के अंतर्गत मनरेगा की बात की गई है कि राज्य जो है सहकारी समितियों को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। 43B में है ये। 44 बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ, नागरिकों के लिए समान सिविल संघ। इसे अनुच्छेद 40 लागू हो चुका, पंचायती राज अधिनियम उसी के अंतर्गत बनाया गया है। 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बाद कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और जल्द ही आपके सामने संभवतः ये देखने को मिल सकता है। अभी तक ये परिवर्तन में नहीं आया है, लागू नहीं है। अनुच्छेद 45 ये है बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक या प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है उसकी देखभाल करने की माता पिता की, अभिभावक की जिम्मेदारी है ना, और राज्य इसका प्रयास कर रहा है। तो वहाँ तो ही है, राज्य भी इसका प्रयास करेगा, देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। 6 वर्ष इसके अंतर्गत आप देखेंगे क्या होता है, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभ, इसके अंतर्गत आप आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें क्या हुआ था, ये शामिल कब किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। मतलब यहाँ तो ये था कि यहाँ तक जिम्मेदारी आंगनवाड़ी तक, उसके बाद की जिम्मेदारी अनिवार्य, जो मौलिक अधिकार बन जाता है वो फिर राज्य उसके लिए बाध्य है, वो देना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 46 में। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ये जो है, फिर बात वही आई कि ये बढ़ावा देगा, आवश्यक नहीं है, राज्य चाहे तो न भी करे, बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 47 में भी लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। आप देखिए कभी कभी ये आता है मद्य निषेध। मद्य निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो मद्य निषेध अनुच्छेद आपका आएगा क्या, मद्य निषेध आपका अनुच्छेद 47, इसमें जो है मद्य निषेध की बात की गई है। अनुच्छेद 48 बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। क्या कर, कृषि और पशुपालन के लिए प्रावधान करेगा। 48A
पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीवों की रक्षा की बात की गई है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की बात की गई है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी राज्य प्रावधान करने का प्रयास करेगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बने हैं। अभी तक जो प्रश्नों की देखरेख है, इसमें अगर कभी कभी ये पूछा जाए कि नीति निश्चय का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है, क्या ये वाद योग्य है? जी नहीं, या वाद योग्य नहीं है, आप न्यायालय में इसके लिए आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये किसमें है? एक प्रश्न में और बनता है कि इसमें जो है क्या अभी तक इसे क्या लागू किया जा सकता क्या नहीं। तो देखो, पंचायती राज जो बनाया गया 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा कानूनी मान्यता दी गई, उसकी का संकल्पना अनुच्छेद 40 में था, पंचायती राज, पंचायतों का गठन, बाद में गठन किया इसका। लेकिन अभी इसमें समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड जो अनुच्छेद 44 में है, आज भी अभी वो उसी तरह पेंडिंग है। और अगर एक कथन ये है कि राज्य का निश्चित सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। उसके बारे में कौन? के टी शाह ने कहा था, के टी शाह ने इसके बारे में। और इसमें है जो ये मनरेगा संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 43A में जोड़ा गया था। उसी समय आपको 2 और अनुच्छेद जोड़े गए थे जो महत्वपूर्ण थे। उसमें एक मनुष्य, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 घ है, 39 घ, ये स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ये निश्चय तत्व से जुड़े अभी तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, आपको इसको पढ़िएगा। इससे अधिक आपको पढ़ने की किसी भी परीक्षा के लिए आवश्यकता नहीं है, ये हमारा विश्वास भी है। आगे अगले वीडियो में हम इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।